विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आइए हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। देखिए, पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र कहता है कि आ का वर्ग का हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इचु यशा नाम तालु, ई का चा वर्ग का या और सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अब तो आप जान ही रहे हो ना कि का वर्ग में काखा काखा अंगा और चा वर्ग में चाछा जझा इया, टा वर्ग में टाठा डाढ़ा आड़ा, ता वर्ग में ताथा दाधा ना, पा वर्ग में पाफा बाभा मा आएंगे आपके। तो देखो, तीसरा सूत्र क्या कहता है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, री का टा वर्ग का रा और मूर्धा सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। लृ तु लसा नाम दंता, लृ का ता वर्ग का ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उपुह पधमानिया नाम ओष्ठव, उ का पा वर्ग का औपधमानीय वर्ण संस्कृत में पा होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है, क्योंकि ए जो आपका बना हुआ है ये आ प्लस ई के योग से बना है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो आ प्लस ई के योग से बना होने के कारण ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। ओ दैतो कंठ ओष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, क्योंकि ओ निर्मित हुआ है आ प्लस उ के योग से और आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होने के कारण ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। फिर देखिए, वकारस्य दंत ओष्ठम, वा का जो उच्चारण स्थान है वो दंत ओष्ठ है। और इयम अंगणना नाम नासिका, वर्गों का जो पंचमा अक्षर होते हैं वे नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। यहाँ भी देख लीजिए कि आ का वर्ग और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई चा वर्ग या और सा का उच्चारण स्थान तालु, और री दीर्घ री टा वर्ग रा और सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। लरी का ता वर्ग का ला और सा का उच्चारण स्थान दंत है। उ का पा वर्ग का क्या है? ओष्ठ है। और ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ, और वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। वर्गों के पंचमाक्षर नासिका, अनुस्वार नासिका। इसके बाद देखिए, व्यंजनों को मात्रा रहित करना। तो आ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा चिन्ह आपके 10 हैं, आ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको उदासीन स्वर कहा गया है। उसके बाद आप यहाँ छोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए कि हिंदी वर्णमाला में 22 वर्ण खड़ी पाई के होते हैं। इनको आधा लिखने के लिए अर्थात स्वर रहित करने के लिए इनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे कोई भी वर्ण लिखते हैं, मान लो ना ऐसे लिखे या मा ऐसे लिखे या कुछ भी लिख सकते हैं, गा लिखिए ऐसे, तो क्या करते हैं? इनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। उसके बाद दो वर्ण ऐसे हैं का और फा, जो खड़ी पाई को लांघ कर आगे आते हैं, तो इनको जब आधा लिखा जाता है तो खड़ी पाई को लेकर लिखा जाता है। जैसे यहाँ इस पर अगर खड़ी पाई को ये लांघ कर आगे नहीं आएंगे तो इनका स्वरूप ऐसे हो जाएगा। तो ये आधा का या आधा फा बनने से पहले ये वा और पा बन जाएंगे। उसके बाद जो आपके 9 गोल वर्ण बचते हैं, जिनको लिखने के लिए पेन को गोल घुमाया जाता है, तो उनको आधा करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। इसमें रा को छोड़कर बाकी जो 8 हैं उनको सही रूप से जो लिखने का तरीका है वो हलंत का प्रयोग करके लिखा जाना चाहिए। देखिए, ये आपके खड़ी पाई के वर्ण हो गए हैं और उसके बाद ये आपके गोल वर्ण हैं। तो इनको इसमें रा को छोड़कर बाकी जो 8 हैं, जब इनको लिखा जाता है तो इनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यही सही तरीका है लिखने का। उसके बाद जो रा है, तो रा 4 प्रकार से लिखा जाता है। मूल रूप में तो रा ऐसे रहेगा,
उसके बाद पदेनरा जो स्वर सहित होता है वो इस प्रकार रहता है, और रेफरा जो स्वर रहित है वो आपका इस प्रकार रहता है। अब गोल व्यंजन में जो रा लगते हैं तो उसका रूप ऐसे हो जाता है। अब इसको याद करने का आप तरीका देख लीजिए कि ये तो हो गई आपकी सिरोरेखा, ये सिरोरेखा हो गई, सॉरी एक खड़ी पाई हो गई, ये आपकी सिरोरेखा हो गई, ये खड़ी पाई ये सिरोरेखा। तो पदेन, अब ये सिरोरेखा है, ये आपका पैर है ना, तो पदेनरा जो है वो यहाँ पैर में लगता है और ये स्वर सहित होता है, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में पदेनरा है कि रेफरा है। तो ये पैर में लगता है, ये पदेनरा स्वर सहित होता है, और ये रेफरा है ये आधा होता है, स्वर रहित होता है। जिस वर्ण के पहले ये आता है उसके सिर पर चढ़ जाता है ना। इसको हम लोग या कई लोग इसको पढ़े होंगे बचपन में, उड़ंकुरा है ना। तो उड़ता उड़ता तो नहीं है भैया, बाकी जो ना है ये स्वर रहित होता है, और जिस वर्ण के पहले आता है उसके सिर पर चढ़ जाता है। अब देखिए ये रा का जो ये तीसरा रूप है तो ये कोई नया रूप नहीं है, ये आपका यही पदेनरा ही है। और जो मैंने पहले बताया यहाँ पर कि गोल व्यंजन में ये हलंत का प्रयोग किया जाना चाहिए, सही तरीका यही है लिखने का। तो गोल व्यंजन में जब हलंत लगेगा ऐसे, और इसमें जब हम पदेन रा को जब लिखते हैं तो इस प्रकार इसका रूप ऐसे हो जाता है। यही जब इसमें जैसे मान लीजिए ट्रक लिखे तो ट्रक तो हमारा टा आधा है, फिर उसके बाद रा पूरा है ना, तो टा हमारा आधा है तो ये हलंत लगा, उसके बाद रा पूरा है तो ये पदेन रा हो गया, उसके बाद फिर क्या लिख देंगे का, तो ये ऐसे हो जाता है। तो देखिए कि रा जो चार रूप में लिखा जाता है तो ये तो मूल रूप में हो गया, ये स्वर सहित तो हो गया, और ये आपका रेफरा उड़ंकुरा हो गया, और ये क्या हो गया, ये गोल व्यंजन में रा इस प्रकार। तो देखिए जैसे ड्रम हुआ या ट्रक हुआ तो दिखने में तो भले लग रहा है कि इसमें डा पूरा है, लेकिन वो डा आपका आधा है ना, और इसमें रा आपका पूरा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।